तो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्पायरेटरी कोशेंट कि ये क्या है। तो इससे पहले मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कि रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या है। तो आप लोगों ने सबस्ट्रेट का नाम तो सुना होगा, इंजाइम एंड सबस्ट्रेट, यानी वो सब्सटेंसेस जिस पर इंजाइम एक्ट करते हैं तो उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। लेकिन रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, यानी कि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में यूज होते हैं। तो मोस्ट कॉमन रिस्पायरेटरी सब्सटेंस जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आप लोगों को पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये इन रिस्पायरेशन के प्रोसेस में एज अ रिएक्टेंट यूज होता है। लेकिन फैट्स एंड प्रोटीन जो है ये भी यूज होते हैं एज अ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। फैट्स जो है ये किस तरह यूज होता है? तो जो लाइपेज इंजाइम है वो फैट्स को पहले कन्वर्ट कर देती है फैटी एसिड में एंड ग्लाइसरोल में। इसके बाद ये यूज होता है इन रिस्पायरेशन प्रोसेस में। और प्रोटीन जो है ये भी यूज होता है एज अ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। तो प्रोटीन तब यूज होता है एज अ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, यानी कि तब ये रिस्पायरेशन प्रोसेस में यूज होता है जब कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स दोनों अवेलेबल ना हो। अगर ये अवेलेबल हो तो प्रोटीन नहीं यूज होता एज अ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ये अगर अवेलेबल ना हो तो तब प्रोटीन जो है ये यूज होता है एज अ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। इसके बाद बात करते हैं रिस्पायरेटरी कोशेंट की कि ये क्या है। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन करते हैं। द रेशो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड एंड वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब्ड बाय द टिश्यूज इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी कोशेंट। अब जो टिश्यूज होते हैं जिसमें रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है, ऑलमोस्ट एवरी सेल में रिस्पायरेशन जो है ये होती है, तो वो जो वॉल्यूम ऑफ CO2 को इवॉल्व करते हैं, यानी कि आप लोगों को पता है कि रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन जो है वो सेल जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व करती है रिस्पायरेशन प्रोसेस में। तो यहाँ पर जो टिश्यूज होते हैं वो जो वॉल्यूम ऑफ CO2 को इवॉल्व करती है और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, इसके दरमियान जो रेशो है इसको हम रिस्पायरेटरी कोशेंट कहते हैं। अब इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा, एक वर्ड्स भी नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला है, रिस्पायरेटरी कोशेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड एंड वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब, यानी कि ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एक सेल्स जितनी CO2 वॉल्यूम ऑफ CO2 को इवॉल्व करती है, रिलीज करती है, आप उसको लगाइए और वो सेल ड्यूरिंग रिस्पायरेशन जितनी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है उस पर डिवाइड कीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा है यानी वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, इसको लगाइए, वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब उस पर डिवाइड कीजिए, तो आपके साथ जो वैल्यू आ जाएगा उसको हम रिस्पायरेटरी कोशेंट कहते हैं। अब ये रिस्पायरेटरी कोशेंट जो है ये डिपेंड करती है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड एंड वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब, इस पर डिपेंड करते हैं। और ये रिस्पायरेटरी कोशेंट जो है इसकी वैल्यू यूनिटी भी हो सकती है, यानी कि 1 भी हो सकती है, लेस देन यूनिटी भी हो सकती है, यानी कि 1 से कम भी हो सकती है, एंड मोर देन यूनिटी भी हो सकती है, यानी कि 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, एंड इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकती है ये रिस्पायरेटरी कोशेंट की वैल्यू जो है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ एग्जाम्पल दिए हैं। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो है रिस्पायरेटरी कोशेंट इज यूनिटी, यानी कि इन कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पर अगर कार्बोहाइड्रेट एज अ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यूज हो जाए रिस्पायरेशन प्रोसेस में, तो यहाँ पर जो रिस्पायरेटरी कोशेंट की जो वैल्यू होगी वो यूनिटी होगी, यानी कि 1 होगी। यहाँ पर आप लोगों को पता है ये C6H12O6 ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो यहाँ पर ये हमारे साथ प्रोसेस है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देख लीजिए तो यहाँ पर हमारे साथ जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है वो 6 मॉलिक्यूल हैं, और इस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए हैं वो भी 6 हैं। अब आप लोगों के साथ फार्मूला है यहाँ पर
रिस्पायरेटरी क्वेश्चन जो ये बराबर है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड एंड वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब। अब आपके साथ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, कितने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इवॉल्व्ड है, रिलीज हुआ है, तो 6। आप इसको लगाइए और डिवाइड कर दीजिए किस पर, वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब्ड। तो कितने वॉल्यूम ऑफ O2 जो है हमारे साथ एब्जॉर्ब हुए हैं, तो वो भी 6 मॉलिक्यूल है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुए हैं ये भी 6 हैं और जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुए वो भी 6 है। आप कार्बन डाइऑक्साइड को लगाइए और ऑक्सीजन पर डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पर अगर इसको जब डिवाइड कीजिए तो आपके साथ रिस्पायरेटरी क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 1। तो यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर जब कार्बोहाइड्रेट एज अ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यूज किया जाए तो इसमें जो रिस्पायरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू होगी वो यूनिटी होगी, यानी कि 1 होगी, इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये प्रोसेस है हमारे साथ। सेकंड वन जो है रिस्पायरेटरी क्वोशेंट लेस देन यूनिटी। अब यहाँ पर अगर हम फैट्स और ऑयल को यूज करें, यानी कि फैट्स और ऑयल को यूज करें एज अ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, तो यहाँ पर जो हमारे साथ वैल्यू आ जाएगी रिस्पायरेटरी क्वोशेंट के वो लेस देन यूनिटी होगी, 1 से कम होगी। अब यहाँ पर अगेन यहाँ पर प्रोसेस है, तो यहाँ पर जो हमारे साथ वॉल्यूम ऑफ O2 जो एब्जॉर्ब हुई है वो 145 यानी कि 145 मॉलिक्यूल जो है ये एब्जॉर्ब हुए हैं O2 के, और जो CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं वो कितने हैं 102, यानी कि 102 मॉलिक्यूल जो है ये रिलीज हुए हैं। अब अगेन वही फार्मूला इस पर भी अप्लाई करें, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब, तो यहाँ पर हमारे साथ कितने CO2 मॉलिक्यूल इवॉल्व्ड हुए हैं 102। अब 102 को लगाइए और 145 पर डिवाइड करें। 145 क्या है, ये हमारे साथ जो एब्जॉर्प्शन हुई है ऑक्सीजन की। तो जब 102 को 145 पर डिवाइड करें तो आपके साथ वैल्यू आ जाएगा 0.7, यानी कि आपके साथ रिस्पायरेटरी क्वोशेंट की वैल्यू आ जाएगा 0.7। और आप लोगों को पता है कि 0.7 जो है ये लेस देन यूनिटी है, यानी कि 1 से कम है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया कि अगर हम फैट्स या ऑयल को एज अ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यूज करें तो हमारे साथ जो रिस्पायरेटरी क्वोशेंट की वैल्यू आज होगी वो लेस देन 1 होगी। अगर हम ये तो हमने फैट्स एंड ऑयल की बात की जो 0.7 आ गई। अगर हम प्रोटीन को एज अ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यूज करें तो हमारे साथ वैल्यू जो आ जाएगी रिस्पायरेटरी क्वोशेंट की वो भी लेस देन यूनिटी होगी, यानी लेस देन 1 होगी। और वो कितनी होगी, अबाउट 0.8 और 0.9 ये आ जाएगी वैल्यू हमारे साथ अगर हम प्रोटीन को एज अ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यूज करें। थर्ड वन जो है यहाँ पर रिस्पायरेटरी क्वोशेंट मोर देन यूनिटी। अब इनऑर्गेनिक एसिड, अब अगर ऑर्गेनिक एसिड हम एज अ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो यूज करें ऑर्गेनिक एसिड, तो हमारे साथ रिस्पायरेटरी क्वोशेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो मोर देन यूनिटी होगी। मोर देन यूनिटी का मतलब है कि 1 से इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। और ये बात भी नोट कीजिए, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये रिच इन O2, यानी इसमें ऑक्सीजन की मकदार ज्यादा होती है, इसलिए ये ज्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करते क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन की मकदार जो होती है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ये इसकी रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो इसमें एब्जॉर्प्शन होती है ऑक्सीजन की, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। और जो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है यहाँ पर कितनी मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल जो है ये रिलीज होते हैं। 1 ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है एंड 4 मॉलिक्यूल जो है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर अगेन इस पर भी ये फार्मूला अप्लाई करें, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड एंड वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब, तो हमारे साथ कितने वो CO2 मॉलिक्यूल जो है ये इवॉल्व होते हैं 4, और कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ये एब्जॉर्ब होते हैं 1। आप 4 को लगाइए और 1 पर डिवाइड कीजिए तो आपके साथ वैल्यू आ जाएगा रिस्पायरेटरी क्वोशेंट की 4। तो इसका मतलब कि अगर हम ऑर्गेनिक एसिड को एज अ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यूज करें तो इसमें जो रिस्पायरेटरी क्वोशेंट की वैल्यू आ जाएगी वो मोर देन यूनिटी होगी। मोर देन यूनिटी का मतलब 1 से ज्यादा होगी वैल्यू।
जो कि यहाँ पर 4 आए हैं। अब फोर्थ वन जो है वो है रिस्पायरेटरी कोशेंट वैल्यू इज 0। अब यहाँ पर रिस्पायरेटरी कोशेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। किस तरह 0 होगी, तो चलो देखते हैं। इन सम सकुलेंट प्लांट्स फॉर एग्जांपल अपोन्शिया इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक प्लेस टू फॉर्म ऑर्गेनिक एसिड विदाउट द रिलीज ऑफ CO2। अब जो सकुलेंट प्लांट होते हैं, जो एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर अपोन्शिया, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन होती है और ऑर्गेनिक एसिड जो है वो बन जाते हैं, तो वो इनकम्प्लीट होती है। यानी कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती कार्बोहाइड्रेट्स की। तो इसलिए इसमें ऑर्गेनिक एसिड बन जाते हैं विदाउट द रिलीज ऑफ CO2, यानी इसमें CO2 जो है वो रिलीज नहीं होता। तो यहाँ पर ये हमारे साथ प्रोसेस है। तो यहाँ पर C6H12O6 हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, यानी कि यहाँ पर हमारे साथ जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुए हैं वो 3 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है कार्बोहाइड्रेट की, लेकिन वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। वह और बन गए हैं ऑर्गेनिक एसिड, स्पेशली मैलिक एसिड, वाटर एंड एनर्जी। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट में कोई कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो सकुलेंट प्लांट होते हैं स्पेशली अपोन्शिया, इसमें ड्यूरिंग रिस्पायरेशन कोई कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता। तो यहाँ पर अगर हम इस फार्मूला को इस पर अप्लाई करें तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब्ड, तो हमारे साथ यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुए हैं वो तो कोई मॉलिक्यूल नहीं, मतलब यहाँ पर हम 0 लिखेंगे क्योंकि हमारे साथ इस प्रोसेस में कोई कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इवॉल्व नहीं हुआ है। और जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो 3 है, तो 0 को डिवाइड करें 3 पर तो हमारे साथ वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसका मतलब कि रिस्पायरेटरी कोशेंट की वैल्यू जो है ये 0 के इक्वल भी हो सकती है, यानी कि 0 भी हो सकती है। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि अगर ये जो सकुलेंट प्लांट होते हैं इसमें ड्यूरिंग रिस्पायरेशन CO2 रिलीज नहीं होता, तो फोटोसिंथेसिस में CO2 एज अ रिएक्टेंट यूज होती है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा। तो एक्चुअली यहाँ पर जो ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं इस रिस्पायरेशन में, स्पेशली मेलिक एसिड, यहाँ पर C4H6O5 मेलिक एसिड, तो बाद में इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और जब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही तब CO2 जो है वो रिलीज हो जाता है, और वो CO2 फिर फोटोसिंथेसिस में जो है वो यूज होता है। तो एक्चुअली ये जो सकुलेंट प्लांट होते हैं इसमें ड्यूरिंग रिस्पायरेशन CO2 रिलीज नहीं होता, लेकिन बाद में जब मेलिक एसिड जो इसमें एज अ प्रोडक्ट बन जाते हैं, इसकी जब ऑक्सीडेशन होती है तब CO2 रिलीज हो जाता है और वो फिर फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। तो डियर फ्रेंड, ये थी रिस्पायरेटरी कोशेंट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहें। थैंक यू।